नोटिफिकेशन सब भेज दिए। मोबाइल ऑफ हो गया, काहे हो? हाँ। चलिए, क्या हाल चाल है? बहुत दिन के बाद मिले हैं, नहीं हो? कितना, 15 20 25 माह? चलिए, तो लंबे अंतराल के बाद दिवाली मना लिए हम लोग, छठ मना लिए, सब चीज मना लिए। अब कुछ न है ना, अब होली से पहले कुछ न है। चलिए, क्या पढ़ा रहे थे? स्थानीय स्वशासन पूरा हो गया था? नहीं। स्थानीय स्वशासन में अभी कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है? जहां तक पढ़े हुए थे वो रिकैप करवा देंगे, और अभी तक जितना पॉलिटी पढ़े हैं ना, शॉर्ट में जो है उसका एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है? ताकि थोड़ा दिमाग आपका एक्टिव हो सके। इतना दिन से तो भत्थर हो गया होगा, दिमाग उमाग काम करना बंद कर दिया होगा क्या? है कि ना? शॉर्ट वे में 5 से 10 मिनट में चीजों का रिवीजन करते हैं, और फिर स्थानीय स्वशासन को जो है कंटिन्यू करेंगे। चलिए बताइए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल। प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन हुए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1900। नमी अनुसूची में क्या है? भूमि। राजभाषा का चर्चा कौन अनुसूची में? किसमें? कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ है? भारत में चाय और चीनी के साथ, भारत में चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर अन्य व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त किए गए? 1800। भारत में मुगल सत्ता का अंत किस अधिनियम के तहत? हाँ, किस अधिनियम? हाँ, 1800। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं? 1919। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य?
कितने? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1900। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुआ है? 1949। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। सरदार पटेल। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका। मौलिक कर्तव्य किसी नए क्षेत्रों या राज्यों को प्रवेश भारतीय संघ में भारत की संसद साधारण बहुमत के आधार पर दिलाता है। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद। भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत? भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन 1900। भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ? फजल अली। राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ? भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर। विदेशी नागरिकों को कौन से 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं? 15, 16, 19, 29 और भारत की नागरिकता कितना प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5। कितना? मौलिक अधिकार की संख्या कितना? 6। समानता का अधिकार कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? बोलने का अधिकार कौन अनुच्छेद देता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। निवारक निरोध। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होता है? नहीं। होता है? होता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होता है? होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है? वैज्ञानिक ढंग से कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद। मौलिक कर्तव्य कौन अनुच्छेद में है? 51 के क। 51 के। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्य भाग लेते हैं उसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के विषय में जानकारी कौन? अनुच्छेद 61। भारत के एकमात्र दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा। वीटो किस भाषा का शब्द है? लैटिन। भारत के राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग नहीं करता है? विशेषित वीटो। कौन अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? कृष्णकांत। कृष्ण। एकमात्र अनुच्छेद जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र है? अनुच्छेद 352। 300। मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद कौन संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2000। प्रधानमंत्री को किस प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जाता है? अविश्वास। कितने उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति भी बने हैं? कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री भी बने हैं? 6। भारत का एक महान्यायवादी होगा। कौन अनुच्छेद कहता है? हाँ? अनुच्छेद। राज्य का द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन सदन से होती है? राज्य। उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में कितना सीट? हाँ? 31। कितना सीट? उत्तर प्रदेश को लोकसभा में
लोकसभा में संसद की गणपूर्ति कितना? 1/, शून्यकाल कब से कब? 12 से 1। राज्य के धन विधेयक की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 198। विनियोग विधेयक कौन अनुच्छेद में? 114। 100। लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य? 22। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, कौन अनुच्छेद कहता है? 100। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, कौन अनुच्छेद कहता है? 100। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत में हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 216। पढ़ाने वक्त हमेशा बताते हैं, महाराजा जी बात करते हैं। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ है? 1983। ये सब पढ़ा दिए हैं सरकारी आयोग। आपात, राष्ट्रीय आपात कितना बार लागू हुआ है? कितना बार? कितना भाषा को राजभाषा का दर्जा? हाँ, 22। कितना? चलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 1952। चलिए, जब रिवीजन करवा रहे थे कुछ लोग के मुंह से आवाज आ रहा था, कुछ लोग, बाद बाकी लोग के मुंह से आवाज नहीं आ रहा था। मतलब जितना पढ़ाया गया है उतना भी चीज आपको याद नहीं है, समझ गए? तो करते क्या है, अजीब हाल है जी आप लोग का। इतना लंबा छुट्टी रहा, इस छुट्टी के दौरान तो कम से कम 5 बार पढ़ा ही जा सकता था। ठीक है, कम से कम 5 बार पढ़ा जा सकता था। 5 बार की चाहते तो 10 बार कॉपी को रिवीजन कर लेते। सिर्फ कॉपी भर लेने से कुछ नहीं होगा, समझ गए? चलिए आते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन देखिए, इसका अंग्रेजी होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपको रिकैप कर रहे हैं, ठीक है, रिकैप कर रहे हैं। मतलब स्थानीय स्वशासन तो पूरा हुआ नहीं है, तो स्थानीय स्वशासन जो पढ़ा रहे थे उसी को रिकैप कर रहे हैं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सके। अगर जहां तक पढ़ा है वहां से सीधे आगे बढ़ जाएंगे तो आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है आम जनता तक शासन प्रशासन करने की शक्ति उपलब्ध होना। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हम लोग एक पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ते हैं और दूसरा जो है आपको, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं नगर पालिका को। नगर पालिका को, एक पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा जो है हम लोग नगर पालिका को पढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे थे, नगर पालिका को आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने यह पढ़ा कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किस आयोग ने किया, 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश किस आयोग ने किया, किस आयोग के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, किस आयोग के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये तमाम प्रकार की चीज हम लोग पढ़े हैं। अगर आपको याद हो तो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर कई सारे आयोग गठित हुए हैं। बलवंत राय मेहता समिति,
अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गॉडगिल समिति, ये जो तमाम समितियां हैं, इन समितियों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से ही है। इन समितियों में आपको बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय बनाने की सिफारिश किया। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश किया। फिर आपको जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी के सिफारिश पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहां लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अरे सुनिए न हो तोरीगा, आप लोग तो अजीब बात करते हैं। अभी हमको पूरा बात बोलने दीजिए पूरा, उसके बाद अकबकाइएगा। देखिए, आपको अगर हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिए गए हैं। और 73वां संविधान संशोधन 1992 संसद ने पारित 1992 में कर दिया था, 22-23 दिसंबर 1992 को। लेकिन यह लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ। 24 अप्रैल 1993 को हुआ। 24 अप्रैल 1993 को हुआ। तो जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, तब यह अधिनियम जब 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, तो 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को जिस राज्य ने अपने यहां सबसे पहले स्वीकार किया, वह राज्य बना MP मध्य प्रदेश। वह राज्य बना MP यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। देखिए, अगर सीधा तौर पर एक लाइन में अगर आपसे यह पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन है, या पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले किस राज्य में हुआ है, तो इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करता है और क्वेश्चन ट्विस्ट करके यह पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के पश्चात, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के पश्चात लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, अगर यह प्रश्न होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो दोनों अलग अलग बात न है हो, और दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना, दोनों का उत्तर अलग अलग है। समझिए, दोनों का उत्तर अलग अलग, दोनों अलग अलग चीज है। यह बात नोट में नहीं लिखा हुआ है, नीचे से
नोट करके इस पॉइंट को लिखिएगा, नोट करके इस पॉइंट को लिखिएगा। तो लिखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना। चलिए, अब यहां पर आप समझिएगा कि जब पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो फिर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 और 243 ए से लेकर ओ तक को शामिल किया गया। जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, 243 ए, 243 बी, 243 सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ तक शामिल किया गया। तो आपको 243 ए से लेकर ओ तक शामिल किया गया। अब 243 में पंचायत है, 243 के ए में ग्राम सभा है, फिर ग्राम सभा की संरचना है, गठन है, स्थानों का आरक्षण है, कार्यकाल है, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर 243 ए से लेकर ओ तक में हर अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ अनुच्छेद निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। इसमें से 4 गो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, 4 गो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, और जो 4 गो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है वो 4 से 5 जो भी है बताते हैं, जो महत्वपूर्ण है, अब गिनती में इधर उधर हो जाता है, ठीक है। कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। इसमें हो सकता है इक्का दुक्का अनुच्छेद की चर्चा हमने आपके साथ की भी हो। तो 243 में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 का डी, 243 का डी, यह महत्वपूर्ण है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के स्थानों को लेकर आरक्षण की बात की गई है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के स्थानों को लेकर आरक्षण की बात की गई है। मतलब समझिएगा इसका क्या होता है। देखिए, एससी और एसटी
एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एससी मतलब शेड्यूल ट्राइबल। शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइबल मतलब अनुसूचित जनजाति। जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान एससी और एसटी को आरक्षण देता है। जो हमारा संविधान है, मतलब जो भारत का संविधान है, वह एससी और एसटी को आरक्षण देता है। और एससी एसटी को लोकसभा में भी आरक्षण है। एससी एसटी के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित है। 543 में से 84 गो एससी के लिए सीट आरक्षित है, 47 गो एसटी के लिए सीट आरक्षित है। यानी 543 लोकसभा सदस्यों में से 84 गो एससी कैटेगरी से आएगा, 47 गो एसटी कैटेगरी से आएगा। विधानसभा में भी एससी एसटी को आरक्षण है, नौकरी में एससी एसटी को आरक्षण है, हर चीज में एससी एसटी को आरक्षण है। तो एससी एसटी जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को तो आरक्षण है ही। एससी एसटी कैटेगरी के लोगों को आरक्षण मिलने के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था में जो है आपको महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। तो जो एससी एसटी और महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 243 का डी देता है। अनुच्छेद 243 का डी देता है। और संविधान में यह प्रावधान है कि एससी एसटी और महिलाओं को 1/3 तक आरक्षण दिया जाएगा, 1/3 भाग। साथ ही साथ जो हमारा संविधान है वह यह भी प्रावधान करता है कि इस आरक्षण की सीमा को राज्य विधानमंडल, आरक्षण की सीमा को जो राज्य विधानमंडल है वह बढ़ा सकता है, लेकिन आरक्षण की सीमा को 1/3 से कम राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता है। 1/3 से राज्य विधानमंडल आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता है। पूरे देश के भीतर बिहार प्रथम राज्य बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया। और उसी का परिणाम है कि अब पुरुष बिहार में बहुत कम वास्तविक तौर पर मुखिया मिलेगा, मुखिया पति ज्यादा मिलेगा। समझ रहे, मुखिया पति, यानी पुरुष मुखिया नहीं बनता है तो अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है, पत्नी को जिताता है, पत्नी नाम मात्र की मुखिया होती है, पति सब चीज कर रहा होता है, तो मुखिया पति। समझ गए? तो देखते हैं आरक्षण का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। वो एगो कोई वेब सीरीज आया था पंचायत, पंचायत देखे हैं आप लोग? हाँ, उसी में न है विनोद वाला। हाँ, तो उसमें सरपंच क्या रहता है, वो क्या प्रधान रहता है, हाँ गांव का प्रधान रहता है, हाँ प्रधानपति, समझे? चलिए, तो आपको जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण की बात है वो है अनुच्छेद 243 के डी में। इसको आप याद रखिएगा। बिहार प्रथम राज्य बना जिसने महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया। और बिहार के भीतर पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। बिहार के भीतर जो पंचायती राज अधिनियम है वह 2006 में पारित हुआ है। और पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ही बिहार के भीतर महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया। और महिला हितैषी कौन मुख्यमंत्री है? नीतीश जी है महिला हितैषी मुख्यमंत्री। जैसे कि नीतीश जी ही वो जो लड़की सबको साइकिल वाला योजना है नीतीश जी ही शुरू किए हैं। फिर पोशाक वाला योजना है वो भी नीतीश जी शुरू किए हैं। फिर गर्भवती महिलाओं को जो है घर से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा, उसको 5,000 रुपया दिया जाएगा, पता नहीं अब कितना दिया जाता है। ठीक है, ये सब व्यवस्था जो है बिहार में नीतीश जी ही किए हैं।
महिलाओं के कहने पर शराबबंदी कानून नीतीश जी ही लागू किए हैं। महिला जो है ना, पति किसी और पार्टी को वोट देती है, महिला जो है नीतीश कुमार को वोट देती है। जिसको कुछ मिला है, मतलब जिसको लगा कि नहीं हमारे लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं, वो समझिए। ये तो अनुच्छेद 243D की बात हुई, ठीक है। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए अनुच्छेद 243A से O, अनुच्छेद 243A से O, अनुच्छेद 243A से O, अनुच्छेद 243A से O तक को शामिल किया गया इंजमामुल हक। लगभग 20-25 नवंबर तक हिस्ट्री का बैच आ जाएगा, ज्योग्राफी का आगे बताएंगे। चलिए, अब इसमें हर अनुच्छेद लिखा दे, हर अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वो लिखाते हैं। लिखिएगा अनुच्छेद 243 का D, हेडिंग मारिएगा अनुच्छेद 243 का D, 243 का D। देखिए, लिखिएगा डैश देकर, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत SC, SC, ST और OBC, SC, ST और OBC को आरक्षण, SC, ST और OBC को आरक्षण देने को लेकर प्रावधान किया गया है। नीचे से स्टार मार के लिखेगा, संविधान 1/3 भाग, संविधान 1/3 भाग तक
संविधान 1/3 1/3 भाग तक आरक्षण की घोषणा करता है, तथा संविधान यह भी प्रावधान करता है कि संविधान यह भी प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल आरक्षण की सीमा को राज्य विधानमंडल आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकता है, राज्य विधानमंडल आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि घटा नहीं सकता है। आगे स्टार मार के लिखिएगा, बिहार देश का प्रथम राज्य बना जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को बिहार देश का प्रथम राज्य बना जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को बिहार देश का प्रथम राज्य बना जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% तक कर दिया, बढ़ाकर 50% तक कर दिया। 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 50% तक कर दिया। ठीक है। अगला पॉइंट, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ। चलिए आगे, इसके बाद आगे है अनुच्छेद 243 का ई। जो 243 का ई है, यह अनुच्छेद जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था
के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के कार्यकाल के विषय में जानकारी देता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कार्यकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का, विधानसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव होता है, उस चुनाव के बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। जो भी जीतता हारता है, ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है और उस प्रथम बैठक से 5 वर्षों का पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है। और अगर 5 वर्ष से पहले पंचायती राज व्यवस्था भंग हो जाती है तो फिर 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। जैसे आप याद कीजिए, राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का भी पद अगर खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। लोकसभा अगर भंग हो जाता है तो 6 माह के भीतर जो है आपको नई लोकसभा के लिए चुनाव होनी चाहिए। और इसके बाद अगर विधानसभा भंग हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए। वही व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में भी है। अगर पंचायती राज व्यवस्था पंचायत भंग हो जाता, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अगर पंचायत भंग हो जाता है तो भंग होने के 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए। लेकिन अगर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत ने 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया, तब पंचायत भंग होता है, तो बचे हुए 6 माह के लिए जो चुनाव है नहीं होता है। बचे हुए 6 माह के लिए चुनाव नहीं होता। बचे हुए 6 माह के लिए चुनाव नहीं होता। इसके बाद आपको अगर समय से पहले पंचायत भंग होता है और नई पंचायत के लिए चुनाव होता है, तो जो नई पंचायत के लिए चुनाव होता है वह बचे हुए समय के लिए होता है। बचे हुए समय के लिए होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बिहार में जो लास्ट टाइम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव हुए हैं 2021 में, इसका कार्यकाल है 2021 से 2026। 2021 से 2026। अगर मान लिया जाए कि 2024 में पंचायत भंग हो गया, तो भंग होने के 6 माह के भीतर चुनाव होगा और जो चुनाव होगा वह 2026 तक के लिए होगा। यह नहीं कि 2024 से 2029 तक के लिए नहीं, बल्कि पंचायत के भंग होने पर जो नए पंचायत के लिए चुनाव होता है वह आपको बचे हुए समय के लिए होता है। बचे हुए समय के लिए होता है। यह बात है, इसको आपको याद रखना है। तो यह कार्यकाल के विषय में जानकारी अनुच्छेद 243 का डी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर भंग हो जाता है तो कितने माह के भीतर चुनाव होने चाहिए, 4.5 वर्ष पर भंग होता है तो नया चुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सब बात जरूरी है। ठीक है, 243 ई देखिए तो लिखाए हैं क्या? नहीं लिखा, बताए हुए थे, लिखा है। लिखिए 243 ई। 243 ई। चलिए लिखिएगा 243 ई कार्यकाल, ई डैश देकर यह अनुच्छेद हमें पंचायत भंग कैसे होता है। अगर मान लिया जाए मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव ला करके मुखिया को पद से हटा दिया जाता है, पंचायत भंग हो जाता है। लिखवाए हो?
लिखिए डैश देकर 243 डैश देकर। पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल। अब नीचे से स्टार मार्कें। पंचायतों का कार्यकाल, अब नीचे से डैश देकर लिखिएगा, स्टार मार के लिखिएगा। पंचायतों की बैठक, सॉरी, पंचायतों का कार्यकाल लिखिएगा। पंचायतों का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से, उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है। उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है। फुल स्टॉप। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा अगला पॉइंट। समय से पहले पंचायत के भंग हो जाने पर, समय से पहले पंचायत के भंग हो जाने पर समय से पहले पंचायत के भंग हो जाने पर, पंचायत के भंग हो जाने पर 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। अगला लिखिएगा। अगर 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 कार्यकाल समाप्ति के अगर कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पहले, अगर कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व, अगर कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व पंचायत भंग होता है, पंचायत भंग होता है, पंचायत भंग होता है तो बचे हुए समय के लिए, तो बचे हुए समय के लिए नया चुनाव नहीं होता है, तो बचे हुए समय के लिए नया चुनाव नहीं होता है। नया चुनाव नहीं होता है। आगे स्टार मार के लिखिएगा। पंचायत भंग होने की स्थिति में पंचायत भंग होने की स्थिति में
पंचायत भंग होने की स्थिति में पंचायत भंग होने की स्थिति में जो नया चुनाव होता है वह बचे हुए समय के लिए होता है, वह बचे हुए समय के लिए होता है। वह बचे हुए समय के लिए होता है। बचे हुए समय के लिए होता है। अब आगे आइएगा। इसके बाद है आपको 243 जी। 243 जी देखिए, जो 243 जी है, यह हमें पंचायती राज संस्था को जो कार्य करने की शक्ति दी गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, समिति होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, वे कौन से काम करेंगे, उनके द्वारा कौन से काम किए जाएंगे, उस विषय में जानकारी अनुच्छेद 243 का जी देता है। उस विषय में जानकारी अनुच्छेद 243 का जी देता है। तो जो अनुच्छेद 243 का जी है, यह पंचायतों के कार्य, अधिकार और शक्ति, कार्य अधिकार और शक्ति, कार्य अधिकार और शक्ति की जानकारी देता है। पंचायतों के कार्य अधिकार और शक्ति की जानकारी देता है अनुच्छेद 243 का जी। और देखिए, जब आपको पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को काम करने के लिए टोटल 29 विषय दिए गए। टोटल 29 विषय दिए गए हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था को काम करने के लिए टोटल 29 विषय दिए गए हैं, टोटल 29 विषय दिए गए हैं, उसी की चर्चा, उसी की जानकारी हमें अनुच्छेद 243 का जी देता है। जैसे गांव घर में जो सड़क होता है, कच्ची सड़क, कच्ची सड़क का निर्माण करना मुखिया का काम है। फिर जो छोटा पुल पुलिया होता है, उसका निर्माण करना मुखिया का काम होता है। मिट्टी की भराई करना, यही सब तो काम होता है। मुखिया के फंड में तो यही सब आता है, मुखिया के फंड में यही सब आता है, समझ गए? हाँ, चापाकल सब, यही सब चीज आता है। तो पंचायत का जो काम है, उस विषय में जानकारी 243 का जी देता है। इसके बाद आगे है 243 का आई। 243 का आई, 243 का आई हमें राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के विषय में जानकारी देता है। राज्य वित्त आयोग के विषय में जानकारी देता है। देखिए, जैसे एक होता है केंद्र सरकार का वित्त आयोग, जिसे केंद्रीय वित्त आयोग कहा जाता है, और जो केंद्रीय वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग का काम होता है, केंद्रीय वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजस्व का बंटवारा करना, टैक्स का बंटवारा करना, कर का बंटवारा करना। उसी प्रकार से जो राज्य वित्त आयोग है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 के आई में है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और जो राज्य वित्त आयोग का काम होता है वह राज्य सरकार और पंचायती राज के बीच कर का बंटवारा करना। राज्य सरकार और पंचायती राज के बीच कर का बंटवारा करना मतलब यह है कि राज्य सरकार को जो टोटल टैक्स कलेक्ट होता है, राज्य सरकार को जो टोटल टैक्स जमा होता है, उसमें से राज्य सरकार कितना पंचायती राज संस्था को देगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। तो राज्य सरकार और पंचायती राज संस्था के बीच कर का बंटवारा करने को लेकर सिफारिश राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आगे है 243 का के, 243 का के। जो 243 का के है यह हमें राज्य निर्वाचन आयोग, यह हमें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। देखिए, एक होता है भारत का निर्वाचन आयोग, और जो भारत का निर्वाचन आयोग है भारत के निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 324 देता है। और जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाता है। वही जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग जिसका गठन अनुच्छेद 243 के तहत होता है, उस राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव करवाया जाता है, नगर पालिका के अंतर्गत चुनाव करवाया जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका के अंतर्गत जो चुनाव होता है वह चुनाव आपको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। मतलब जो मुखिया का चुनाव होता है, जो जिला परिषद सब का चुनाव होता है, जो वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, ये तमाम प्रकार के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और चुनाव को लेकर डिसीजन, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव को लेकर जो डिसीजन लिया जाता है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव को लेकर जो डिसीजन लिया जाता है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, और राज्य सरकार के तत्वाधान में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव को संपन्न करवाता है। भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होते हैं, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उसी प्रकार से जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है इसमें भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसके बाद आगे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 का एम। अनुच्छेद 243 का एम
हमें यह जानकारी देता है कि अनुच्छेद 243 का एम हमें यह जानकारी देता है कि किन किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगा। भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन भारत के अधिकतर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। भारत के जिन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली। दिल्ली, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली, यहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं। तो अनुच्छेद 243 का एम हमें यही जानकारी देता है कि आपको जो पंचायती राज व्यवस्था है किन राज्यों में लागू नहीं होगा, किन राज्यों में लागू नहीं होगा। समझ गए? तो 243 ए से लेकर ओ तक में ये तमाम अनुच्छेद है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। समझ गए? और जो है 243 का ओ है पंचायती राज के अंतर्गत होने वाले निर्वाचन में निर्वाचन को लेकर न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है, मतलब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। यह बात 243 का ओ कहता है। नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। 243 जी, मोकामा में जो चुनाव हुआ है ना, वो उपचुनाव है। उत्कर्ष सोलंकी हो जाएगा। लिखिएगा अनुच्छेद 243 जी, पंचायतों के कार्य अधिकार और शक्ति। पंचायतों के कार्य अधिकार और शक्ति, पंचायतों के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी, पंचायतों के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी देता है। आगे 243 आई, लिखिएगा राज्य के भीतर वित्तीय पुनर्विलोकन को लेकर 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 राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नीचे से स्टार मार के, राज्य वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं, राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं पंचायती राज संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारा की सिफारिश करता है। आगे 243 के 243 के लिखा हुआ है, ठीक है। 243 एम, आगे हेडिंग मारिएगा। 243 के लिखा हुआ है, इससे पहले लिखाए हुए, पिछले क्लास में लिखाए हुए। 243 एम, 243 एम एम कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। मेघालय, नागालैंड और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम मेघालय, नागालैंड, मिजोरम मिजोरम और नई दिल्ली और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है।
चलिए, आइए तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता? 243 का। अच्छा, SC ST महिलाओं को कितना भाग तक आरक्षण प्रदान? 1/3। ठीक है। और क्या आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है? कौन बढ़ाता है? राज्य विधान। क्या आरक्षण की सीमा को घटाया जा सकता है? नहीं ना। देश का प्रथम राज्य जिसने महिलाओं को 50% तक। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ है? 2000। पंचायतों के कार्यकाल के विषय में जानकारी कितने वर्षों का होता है? अगर पहले भंग हो गया तो कितने माह के भीतर चुनाव होना? अगर पंचायत भंग हुआ हो और मात्र 6 महीना कार्यकाल बचा हो तो क्या नया चुनाव होगा? नहीं होगा। और पंचायत भंग होने पर जो चुनाव होता है वह बचे हुए समय के लिए होता है या 5 वर्ष? बचे हुए समय के लिए होता है। पंचायतों के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी कौन? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग में जो मुख्य आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। और जो कुछ राज्यों में पंचायती राज संबंधी प्रावधान लागू नहीं होता है उसके विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? कौन कौन राज्य में लागू नहीं है? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली। ठीक है। 243 ओ भी लिख लीजिए तो 243 ओ। 243 ओ पंचायती राज के अंतर्गत होने वाले चुनावों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। पंचायती राज के अंतर्गत होने वाले चुनावों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। वर्जन मतलब मनाही, रोक, प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध, रोक, मनाही। ठीक है। चलिए, आज इतना ही। इससे आगे जो है अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। अगले क्लास में पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो जाएगा। जो बचा खुचा चीज है और नगर निगम सब चीज को देखते हुए खत्म कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। अगले क्लास में मिलते हैं। निकलने दीजिए हमको, तब निकलिएगा।